बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आप कहते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर, लेकिन इजी चैप्टर है अगर कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो। और आज का जो लेक्चर है ये बुनियाद है पूरे चैप्टर को समझने की। इस वजह से इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है। दूसरा, इसके एक एक पॉइंट को आप लोगों ने जहन में रखना है क्योंकि ये जो आज के कॉन्सेप्ट हैं ये पूरे चैप्टर में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके नाम को देखें, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, यानी हमने यहाँ जेनेटिक्स को स्टडी करना है, जीन्स को स्टडी करना है, फिर उसके बाद जीन्स की वजह से आने वाली वेरिएशंस को हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यानी वालिदैन से इंफॉर्मेशन बच्चों में कैसे जाएगी, वो डिफरेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए से जा रही होती है, उन मैकेनिज़्म को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर कौन सा जीन्स कब रिस्पॉन्स शो करेगा, तो ये सारी वो बातें हैं जो इस चैप्टर का हिस्सा बनेंगी। तो सबसे पहले जीन है क्या। एक तो इसकी बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो, जिसकी वजह से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा जो यूनिट है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो जीन कहलाता है। अच्छा, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन चैप्टर नंबर 20 में जब हमने क्रोमोसोम का चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ भी हमने जीन की एक डेफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जीन इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस है जो डीएनए के अंदर, और डीएनए का वो हिस्सा जिसके अंदर अमाइनो एसिड को तरतीब से जोड़ने की इंफॉर्मेशन महफूज हो। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे एक डीएनए है, इस डीएनए का वो हिस्सा जिससे अमाइनो एसिड जुड़े और उन अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बने, तो डीएनए के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन। और उस हिस्से के अंदर इंफॉर्मेशन किस किस शक्ल में स्टोर होती है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द लीनियर ऑर्डर ऑफ बेसिस। तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर ये बहुत डिटेल से बात हुई थी कि जब भी हम किसी जीन की बात करेंगे तो उस जीन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 4 बेसिस की शक्ल में स्टोर होती है, GT, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। और इनकी जो तरतीब है यही डिसाइड करती है कि किस टाइप के अमाइनो एसिड ने जुड़ना है प्रोटीन के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि जीन अपना काम करता कैसे है, तो जीन अपना काम प्रोटीन बना के करता है। जीन की इंफॉर्मेशन से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन्स डेवलप होते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मिलके जीन की एक्सप्रेशन, यानी जीन की आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ किस्म की करैक्टर में डेवलप होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ज़रिए से ही डेवलप होती है। तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो बेसिस की शक्ल में एक जीन के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, जीन्स वो यूनिट हैं जिसकी वजह से जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। और जाती किसके ज़रिए से है, उन गैमीट्स के ज़रिए से जाती है जो जीन्स लेके अगली जनरेशन में जा रहे होते हैं। यानी स्पर्म्स के अंदर भी जीन्स होते हैं, एग के अंदर भी जीन्स होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन लेके आगे बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अच्छा, जीन्स की वजह से रिजेम्बलेंस भी आती है और जीन्स की वजह से वेरिएशन भी आती है। रिजेम्बलेंस से क्या मुराद है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो 2 करैक्टर को मेंडल में इकट्ठा स्टडी किया था जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। तो उसमें अगर सपोज जैसे राउंड और येलो, और इसी तरह रिंकल्ड और ग्रीन। अब जब अगली जनरेशन आई तो काफ़ी सारे करैक्टर थे, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे थे जो राउंड और येलो सीड रखते थे। तो इसका मतलब है ये पेरेंटल करैक्टर है। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे थे उनमें रिंकल्ड और ग्रीन था, तो ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन आगे चले गए। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे थे जिसमें राउंड और ग्रीन, अब ये नया करैक्टर आ गया। पहले राउंड के साथ येलो था पेरेंट्स में, रिंकल के साथ ग्रीन था, तो ये रिजेम्बलेंस आ गई पेरेंट के लिहाज से। लेकिन जब राउंड और ग्रीन बना तो ये वेरिएशन आ गए, ये नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसी तरह अगर हमारे पास रिजेम्बलेंस की बात करें
तो वही कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में अगर आगे चले जाएं तो रिजेंबलेंस ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वही कॉम्बिनेशन शफलिंग और म्यूटेशन के ज़रिए से आगे चले जाएं तो फिर अगली जनरेशन के अंदर वेरिएशन आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अच्छा, जितने भी जीन्स हैं वो हमेशा पेयर की शक्ल में काम करते हैं, और पेयर का जो एक मेंबर है वो एक क्रोमोसोम पर होता है जो एक पेरेंट से आया होता है, और जो दूसरा मेंबर है वो आप कह सकते हैं दूसरे पेरेंट्स के क्रोमोसोम पर होता है। क्लियर? सपोज मैं कहता हूँ ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, तो इस जीन का एक मेंबर एक क्रोमोसोम पे होगा और दूसरा मेंबर उसी पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। क्लियर? और वो पोजीशन जहाँ जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम पर उसको लोकस कहा जाता है। लोकेशन से निकला है लोकस। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। अलील क्या है? अलील क्या होते हैं? एक जीन्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो अलील कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो जीन आर है, जीन आर है, इस लोकेशन में भी आर है, इस लोकेशन में भी आर है, लेकिन हो सकता है कि इस लोकेशन वाला आर कैपिटल आर हो और इस लोकेशन वाला आर स्मॉल आर हो। तो जीन दोनों में आर ही है, लेकिन ये जो आर की मुख्तलिफ शक्लें हैं ये क्या कहलाती हैं? अलील कहलाती। या आप कह सकते हैं जब हम एक पेयर की बात करेंगे तो इस आर का जो पार्टनर आप कह सकते हैं जीन है, तो वो जो पार्टनर जीन है वो अलील कहलाएगा, और इस आर का जो पार्टनर जीन है वो अलील कहलाएगा। यानी पार्टनर ऑफ जीन पेयर इज कॉल्ड एज अलील। तो इसको दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन मेरे लिहाज से ऊपर वाली है कि एक जीन्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो अलील कहलाती हैं। ये जीन पेयर के जो दोनों मेंबर हैं वो एक दूसरे के लिहाज से अलील कहलाते हैं। अच्छा, ऑल अलील ऑफ जीन ऑक्यूपाई द सेम लोसाई ऑन देयर रिस्पेक्टिव होमोलोग। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि आँखें, अब मेरी बॉडी में भी आँखें मौजूद हैं, आप लोगों की बॉडी में भी आँखें मौजूद हैं, तो अगर हम बात करें लोकेशन तो हम कहेंगे दोनों लोगों में, या आप कह सकते जितने भी इंसान हैं उन सब के अंदर आँखें मौजूद हैं और उनकी लोकेशन भी सेम है। अब स्टूडेंट क्या समझते हैं जब हम सेम लोकाई की बात करते हैं? वो समझते हैं कि शायद एक ही ऑर्गेनिज्म में वो दोनों अलील। नहीं, हम जिस वक्त बात करते हैं लोकेशन की तो मेरे अंदर भी वो लोकेशन सेम है, आंखों की आपके अंदर भी वो लोकेशन सेम है। तो इसी तरह हमेशा एक जीन के जो दोनों मेंबर होते हैं उनकी लोकेशन सेम होती है लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम पर। यानी जिस आप कह सकते हैं लोकेशन में यहाँ अलील पाया जाता है या जीन पाया जाता है, सेम लोकेशन में यहाँ अलील और जीन पाया जाएगा पेयर के दोनों मेंबर में। चलिए, अब कोई और जीन है तो जिस लोकेशन, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ कलर ऑफ आई का अगर जीन है तो जिस लोकेशन में पाया जा रहा है उसी आप कह सकते हैं लोकेशन के अंदर दूसरे होमोलोग पर, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। तो दोनों की लोकेशन क्या है? सेम है, लेकिन क्रोमोसोम क्या है? डिफरेंट है। तो जितने भी अलील हैं एक जीन्स के जितने भी अलील हैं उनकी लोकेशन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब में आंखों की लोकेशन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें भी सेम होगी, आंखें तो डिफरेंट हो सकती हैं। आंखें वैरायटी रखती हैं, तो आप कह सकते हैं जो वैरायटी ऑफ आंखें हैं वो आंखों के अलील आप कह सकते हैं उसको। अच्छा, फिनोटाइप क्या है? किसी करैक्टर का अपने आप को एक्सप्रेस करना उस करैक्टर की फिनोटाइप कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक फ्लावर है उसका कलर रेड है, तो ये उस रेड जो कलर है जो हमें नज़र आ रहा है उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। या एक फ्लावर है उसका कलर वाइट है, तो वो जो वाइट कलर है जो हमें नज़र आ रहा है, जो वो करैक्टर अपीयर हो रहा है जिस तरह, वो उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। लेकिन इस फिनोटाइप को बनाने के लिए हमारे पास जो जीन्स रिक्वायर हैं वो उस करैक्टर की जीनोटाइप कहलाती है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ट्रेट। जैसे मैं कहता हूँ रेड और वाइट, इस अब कलर जो है फ्लावर का रेड और वाइट जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, उसका जीन तो एक है लेकिन अलील उसके दो हैं। कि हमारे पास जो कैपिटल आर है वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल आर है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कलर ऑफ फ्लावर उसका जीन तो एक है, ये जो आर और स्मॉल आर है ये उसके क्या बन जाएंगे? अलील। तो एक जीन्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो क्या कहलाएंगी? अलील कह रहे हैं। अच्छा, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास, क्योंकि जीन ने हमेशा पेयर की शक्ल में काम करना है, अच्छा हमेशा नहीं, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ जीन ऐसे हैं जो एक्स और वाई पे होते हैं। अब एक्स और वाई का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो कुछ जो एक्स पे होते हैं वो वाई पे नहीं होते, जो वाई पे होते हैं वो एक्स पे नहीं होते। तो काफ़ी सारे जीन्स ऐसे हैं जो एक्स और वाई पर होते हैं, तो वो बगैर पेयर के भी काम कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन।
लेकिन पहले इसको समझ ले, फिर हेमिजाइगस की भी मैं लिख देता हूँ। होमोजाइगस क्या होते हैं कि जो जीन पेयर की शक्ल में काम कर रहे हैं, अगर पेयर के दोनों मेंबर एक ही जैसे हों, चाहे वो कैपिटल हों चाहे वो स्मॉल हों, तो वो होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो दोनों मेंबर हैं वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, जब डिफरेंट होते हैं तो यहाँ एक और पॉसिबिलिटी होती है कि बाद दफ़ा एक का करेक्टर शो हो रहा होता है और एक का करेक्टर शो नहीं होता, तो वो हमारे पास अलील जिसका करेक्टर शो हो रहा है वो डोमिनेंट अलील कहलाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तो जो भी अलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील, और जो अपने करेक्टर को छुपा लेगा वो कहलाएगा रिसेसिव। तो हमारे पास आमतौर पे जो डोमिनेंट अलील होते हैं उसके लिए हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, और जो रिसेसिव अलील है उसके लिए हम स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो इसमें कैपिटल आर, जैसे यहाँ मैंने मिसाल दी, रेड कलर शो होगा और आर जो वाइट कलर है वो हो सकता है छुप जाए। अच्छा, जीन पूल क्या होती है? अच्छा, हेमिजाइगस कंडीशन भी रह गया है। हेमी हाफ को कहा जाता है। होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट, हेमी हाफ। तो ये उस कंडीशन में होते हैं जब एक एक्स और वाई क्रोमोसोम, आपको पता है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, ये चैप्टर 21 में भी हमने डिस्कस किया था। तो जो एक्स क्रोमोसोम के जीन्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, वाई क्रोमोसोम के जीन्स वो टोटली डिफरेंट। अगर दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के लिहाज से होमोलोगस हों तब तो दोनों के ऊपर एक जैसे जीन्स पाए जाएंगे, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। अब एक्स पे हो सकता है डिफरेंट जीन हो, वाई पे हो सकता है डिफरेंट। तो यहाँ एक ही अलील, यहाँ जीन आमतौर पे पेयर की शक्ल में काम नहीं करेंगे। तो ऐसे अलील जो पेयर की शक्ल में काम ना करें वो सिंगल अलील की शक्ल में ही काम करेंगे, इसको हम कहते हैं हेमिजाइगस। इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, जिस तरह फीमेल में दोनों चूंकि एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह से यहाँ होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन बन सकती है। लेकिन मेल के अंदर जो एक्स वाई वाले आपस के जीन हैं वो एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे? हेमिजाइगस, क्योंकि यहाँ एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर उसी वक्त हो सकता था जब दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते। अच्छा, जीन पूल क्या है? जैसे हम पूल आमतौर पे उस वक्त टर्म इस्तेमाल करते हैं जहाँ एक जैसी चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो, उसको हम कहते हैं पूल। जैसे वाटर पूल कि एक छोटा सा आप कह सकते जगह है जिसमें वाटर जमा है, तो वो बन जाएगा वाटर पूल। तो हमारे पास एक ऐसी जगह जहाँ जीन्स मौजूद होंगे वो क्या कहलाएंगे? जीन पूल। और आपको पता है कि जीन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है क्या? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग एबिलिटी, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी से क्या मुराद है? विच हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड, और सेम लोकेशन हो, सेम टाइम हो। तो जिसमें 3 सेम हो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, वो ग्रुप पॉपुलेशन कहलाएगी। और स्पीशी क्या है कि वो हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में इंटरब्रीडिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते हो, उसको हम कहते हैं ये स्पीशी है। तो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल जीन आर अलील इन ए गिवन पॉपुलेशन एट द सेम टाइम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीन पूल। और इस जो जीन पूल के अंदर जितनी उस पॉपुलेशन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मौजूद होगी। ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि जीन पूल है क्या, एक कॉन्सेप्ट लाया गया बीन बैग जेनेटिक्स। जैसे मैं कहता हूं कि एक बैग है और वो किससे भरा हुआ है? बीन्स, लोबिया के सीड से भरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि इस बैग के अंदर बीन पूल जनरेट हो गया है। क्या हो गया? बीन पूल। लेकिन अगर हम इसी को अप्लाई कर दें कि ये जो बैग है, अगर ये पॉपुलेशन हो और जो हमारे पास बीन है वो अलील्स हों या जीन्स हों, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गया? जीन पूल। तो बैग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह एक बैग में मौजूद बीन्स बीन पूल बनाते हैं, इसी तरह एक पॉपुलेशन में मौजूद जो जीन्स या अलील हैं वो उसका जीन पूल बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं बैग इज द फुल ऑफ बीन्स। एक बैग मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है बीन्स के साथ, तो वो बीन बैग कहलाएगा या बीन पूल, उसको हम कहेंगे। इसी तरह एक पॉपुलेशन जीन से भरी पड़ी है, तो एक बैग के अंदर जिस तरह सारे के सारे बीन्स बीन पूल बना रहे होते हैं, इसी तरह एक पॉपुलेशन में मौजूद सारे के सारे जीन वो उस पॉपुलेशन का
जीन पूल बना रहे होते हैं। और आमतौर पे जब भी हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसका हर मेंबर चूँकि आमतौर पे डिप्लॉयड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें 100 फ्लावरिंग प्लांट्स है और वो सारे के सारे मेंबर डिप्लॉयड हो। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर जीन्स आप कह सकते हैं हर जीन पेयर की शक्ल में मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 100 फ्लावरिंग प्लांट हैं तो इसमें कलर ऑफ फ्लावर के कितने अलील होंगे या कितने जीन्स होंगे, तो हम फौरन सोचेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर के कलर को बनाने के लिए हमेशा 2 अलील इस्तेमाल होते हैं। 2 अलील तो 100 हैं तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 200 अलील्स होंगे इस जो जीन पूल के अंदर। यानी अब हम जीन पूल का फ़ायदा क्या उठा, इसमें हम इंडिविजुअली किसी भी अलील की तादाद भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक जीन पूल के अंदर एक स्पेसिफिक जीन्स के कितने अलील हैं। जैसे 100 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें टोटल हमारे पास 100 फ्लावरिंग कलर्स होंगे, तो उस फ्लावरिंग कलर एक को बनाने के लिए 2 अलील चाहिए और 100 को बनाने के लिए 200 अलील चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इस जीन पूल के अंदर जो कलर ऑफ फ्लावर्स के जो अलील हैं वो तकरीबन 200 हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल दी गई कि जो जीन पूल को समझाने के लिए थी कि हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं कि एक बीन्स का बैग बीन पूल बनाता है, इसी तरह जीन्स जो पॉपुलेशन में मौजूद हैं वो उसकी जीन पूल। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया बीन बैग जेनेटिक्स, जो किसी भी का पॉपुलेशन के जीन पूल को समझाने के लिए एग्जांपल दी गई थी, वो बीन बैग जेनेटिक्स कहलाती है। तो बहरहाल ये हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो हमारे इस पूरे चैप्टर में 12 दफ़ा इस्तेमाल होंगी। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि आप लोगों के लिए आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको समझना आसान हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।